नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर सुर्खियों पर। एटीएम मशीनों में पैसा नहीं होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। वित्त मंत्री ने कहा 3 हफ्ते में सुधरेंगे हालात। बैंकों में आज भी होगा कामकाज। बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी की एकजुट होने की अपील। नोटबंदी के फैसले को बताया काला फैसला। शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। दिल्ली में प्रदूषण रोकने को लेकर बड़ी कार्रवाई। 15 साल पुराने डीजल वाहन पर आज से लगी रोक। पार्किंग पर भी पाबंदी। बलूचिस्तान में शाह नूरानी दरगाह में धमाका। 50 से ज्यादा की मौत, कई हताहत। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। और राजकोट टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर। इंग्लैंड को टीम इंडिया पर 163 रन की बढ़त। बिना विकेट खोए बनाए 114 रन। खबरें विस्तार से। दिल्ली समेत देश के दूसरे इलाकों में लोगों को नकदी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आज सुबह से ही बैंकों और डाकघरों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। हालात पर नजर रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने जल्द ही स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश भर में एटीएम से पैसे निकालने वालों की भारी भीड़ दिखी। दूसरे दिन भी एटीएम की कमोबेश वही स्थिति रही। कहीं कैश नहीं तो कहीं लंबी लाइन ने लोगों को परेशान कर दिया। नोट बदलने वालों की लंबी कतारें बैंकों और डाकघरों के बाहर भी लगी रहीं। बेटे बीवी बच्चे अलग तंग कर रहे हैं, ग्राहक अलग तंग कर रहे हैं। नहीं लो तो लड़ने को आते हैं और यहाँ पे 2000 का नोट दे रहे हैं जो कि कहीं टूट भी नहीं सकता। अभी जो फैसला लिया है वो तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक को क्या तकलीफ है? पब्लिक को तो वो गरीब पब्लिक मर रही है। इसमें गरीब पब्लिक का है ना बहुत तकलीफ हो रही है। जो अमीर लोग हैं उनको तो घर बैठे काम हो रहा है। एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लाइनों से विदेशी सैलानियों को भी दो चार होना पड़ रहा है। वो यूरो यहीं चेंज करवा सकते हैं, लेकिन फोटोकॉपी करने के पासपोर्ट पैसा भी नहीं है। लखनऊ, पटना और रांची में सुबह से ही बैंकों, डाकघरों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी और अफरा तफरी की स्थिति रही। तो हैदराबाद और बेंगलुरु में भी लोग बैंकों और एटीएम के बाहर नकदी लेने के लिए कई घंटे लाइन में खड़े रहे। बहुत दिक्कतें हो रही है। इसकी कोई वर्णन करना अवर्णनीय है। इसका कोई विचार करना ही नहीं। बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही। इस बीच रांची के एक अस्पताल ने लोगों की परेशानी देखते हुए फ्री इलाज का ऐलान किया है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जान इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेकर के सारा कुछ जो भी है, दवाई, इलाज, ऑपरेशन, सब कुछ फ्री कर दिया। देश में तकरीबन 2,20,000 एटीएम हैं, जिनके बाहर या तो लंबी लाइन लगी है या फिर एटीएम बंद पड़े हैं। और बैंकों की स्थिति भी 3 दिन में सुधरी नहीं है। दिल्ली से अनु दीवान और सोनू कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 500 और 1000 के नोट बंद करने के सरकार के फैसले पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उनके दोस्तों को इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी। कांग्रेस ने भी इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री ने काले धन के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कदम उठाने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर काला धन रखने वालों को आगाह किया है। जापान के कोबे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में काला धन रखने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी और बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा। कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी के मामले में केंद्र सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के कदम से काला धन तो नहीं आएगा, लेकिन बड़े स्तर पर काला बाजारी चल रही है। जो इनके अपने दोस्त थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनका सारा पैसा ठिकाने लगा दिया गया
और इस देश के लोगों को अब तंग किया जा रहा है। जितना काला धन है उसका केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट विल चेंज हैंड्स। सिस्टम के अंदर एक भी पैसा नहीं आने वाला। कांग्रेस ने भी कहा कि इस तरह के फैसले के पहले आम जनता को होने वाली परेशानियों के बारे में नहीं सोचा गया। क्या रहा है पिछले 3 दिन में? बैंकों में कतार है, आम आदमी लाचार है और मोदी जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे काला राजनीतिक फैसला बताया है और तुरंत वापस लेने की मांग की है। बैंक को हम पोर को दे दिया, कितना को दिया? देश में कितना बैंक है देखो, जिधर में बैंक ही नहीं है। मेरे स्टेट में 700 पंचायत एरिया है जिसमें बैंक ही नहीं है, तो कैसे बैंक का मार्फत पोर को दे दिया? पूरा झूठा बात कहते हैं। वहीं बीजेपी ने इसे विपक्ष की बौखलाहट करार दिया। पार्लियामेंट चलने वाले हैं, पार्लियामेंट में जो चीज़ मुद्दा उठाएंगे तो सरकार की ओर से उसका जवाब देना वो तो पार्लियामेंट का विषय है, वो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर नए 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी जहां इस कदम को कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे तानाशाही और बिना सोच समझ के लिया गया फैसला बता रहा है। अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटों की कमी से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। इसके बाद सभी एटीएम पूरी तरह से काम करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि क्लीन मनी से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पुराने नोट बदलने की प्रक्रिया काफी बड़ी है। इसका मकसद क्लीन मनी है। उन्होंने भरोसा जताया कि अभी लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन आगे चलकर अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के पास कैश की कोई कमी नहीं है। अगले 2-3 हफ्ते में सभी एटीएम काम करने लगेंगे। क्योंकि बड़ी करेंसी रिप्लेस हुई है और बड़ी करेंसी जितनी रिप्लेस हुई है उतना बहुत पर्याप्त मात्रा में है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको छोटी करेंसी अधिक मिले, तो कहीं कहीं उसकी तकलीफ है। जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि 2 सप्ताह के करीब अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा कमती बढ़ती भी हो सकता है, एटीएम्स के रिकैलिब्रेशन में लगता है। विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ पार्टियों के बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर जेटली ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के एरियर की वजह से बैंकों में ट्रांजैक्शन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि काले धन को सोने या दूसरे तरीके से ठिकाने लगाने वालों पर नजर रखी जा रही है। सरकार ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि करेंसी में या बुलियन में गैर कानूनी रूप से कोई ट्रांजैक्शंस हो, और निश्चित रूप से उस पर नजर रहेगी। इससे पहले शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई और बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें नए नोटों की आपूर्ति के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले 2 दिनों में सभी बैंकों में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की रकम जमा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोट बैन को लेकर कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाने के लिए कहा है। शनिवार को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर इस बाबत वीडियो भी जारी किया गया। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद करने की भी अपील की है। केंद्र के नोटबंदी योजना के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को लेकर कांग्रेस अब जनता के बीच जाएगी। शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बाहर निकलने और लोगों की मदद करने की अपील की। ये संदेश राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के जरिए जारी किया गया है। आज देश की जनता के सामने बहुत कठिन समय है। पूरा देश बैंक ब्रांचेस के सामने खड़ा हुआ है। महिलाएं, युवा, किसान, मजदूर सब एक साथ लाइन में खड़े हुए हैं। कठिन समय है और उन सबको हमारी मदद की जरूरत है। सरकार की तरफ से ऐलान किए जाने के बाद से देश भर में एटीएम और बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कतार में खड़ा हर आदमी पुरानी करेंसी के बदले नए नोट लेने की जुगत में है, जिसके लिए उन्हें घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद जनता के बीच पहुंचे थे। उन्होंने संसद मार्ग स्थित एक बैंक के बाहर लोगों के बीच काफी समय भी बिताया और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब पुलिस ने मानसा के पास सरदुलगढ़ इलाके में 1 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की है। शनिवार को पुलिस ने 2 लोगों के पास से ये रकम बरामद की। सभी नोट 500 रुपए के थे। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक SUV वाहन को पकड़ा, जिसमें 500 रुपए के नोटों के बंडल बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ये रकम बठिंडा से हरियाणा के फतेहाबाद लाई जा रही थी। पकड़ा गया आरोपी फतेहाबाद में कमीशन एजेंट का काम करता है। आयकर विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन में सेना का एक जवान शहीद हो गया। भारत की तरफ से भी इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। और इस बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हालात से निपटने के लिए वार्ता और विचार विमर्श पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में बीती रात से गोलीबारी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ये गोलीबारी की जा रही है। सीमा पार से हुई गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया है। भारत की ओर से भी माकूल जवाब दिया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों को निशाना बनाया। वहीं राज्य के आरएसपुरा सेक्टर में 2 लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। उन्होंने इन हालात से निपटने के लिए वार्ता और विचार विमर्श पर जोर दिया। इस बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। लाहौर चले गए, उसके बाद पठानकोट हुआ, वो रिस्पांस नहीं मिला, मगर फिर भी हमें कोशिश करते रहना है, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर में तरक्की चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं, तो मुफ्ती साहब की जो वो विजन है, वाजपेयी जी की वो जो शुरुआत है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। लगातार हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघन की वजह से घाटी के कई इलाकों में दहशत का माहौल है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को 100 से ज्यादा बार निशाना बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का समय मांगा है। मुक्तसर में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि वो राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश मंजूर नहीं करने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में पानी की कमी है और ऐसी हालत में हरियाणा को पानी नहीं दिया जा सकता। वहीं कांग्रेस ने कल पूरे राज्य में पंजाब सरकार के पुतले जलाए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राज्य के हितों को लेकर गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार को झटका देते हुए 2004 के पंजाब एक्ट को असंवैधानिक बताया था। The Punjab government, the BJP Akali government, is not reflecting the anxiety and anger of the people of Punjab. So the government's failure in conveying the actual ground reality is the real problem here. बहुत सारी डिवाइस हैं, कोई मान लेते हैं, कोई नहीं मानते। आगे प्रेसिडेंट साहब के है कि वो मानते हैं कि नहीं। असी आदमी भी एडवाइस ना मनो। क्यों ना मनो? कि उस वेले दे हालात ते हुण दे हालात बदल गए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों से 15 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बारे में दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगने के बाद राजधानी की सड़कों से ऐसे करीब 2 लाख वाहन कम हो जाएंगे। इस तरह के वाहनों को पार्किंग इलाके में खड़ा करने पर भी मनाही है। राजधानी दिल्ली में आज से 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लागू हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। परिवहन विभाग में विशेष आयुक्त के दहिया ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में एनजीटी के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
बीते हफ्ते दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इस बारे में निर्देश दिया था। प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के तहत दिल्ली सरकार ने पिछले सोमवार से ही 15 साल पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आगे की कार्रवाई के लिए 15 नवंबर को होने वाली बैठक में समीक्षा की जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे 1,91,000 डीजल वाहन ऐसे हैं जिनकी मियाद 15 साल से ज्यादा हो चुकी है। जुलाई में एनजीटी ने दिल्ली सरकार को 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश दिया था। बाद में एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार को चरणबद्ध तरीके से 15 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करना शुरू करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने कहा है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण से समूचे विश्व को सचेत होने की जरूरत है। संगठन ने कहा कि अगर जल्द प्रदूषण की रोकथाम के प्रभावकारी उपाय नहीं किए गए तो लोगों के दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। संगठन ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में 44 लाख से ज्यादा बच्चे प्रदूषण की वजह से स्कूल नहीं जा पाए। एजेंसी ने कहा कि प्रदूषण का ये स्तर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई शहरों के लिए खतरे की घंटी है। बच्चे जिन घातक बीमारियों का सामना कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। बीते एक साल में लंदन, बीजिंग, मैक्सिको सिटी, लॉस एंजलिस और मनीला में वायु प्रदूषण का स्तर अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों की सीमा पार कर गया है। यूनिसेफ ने हाल ही में कहा कि दुनिया के 30 करोड़ बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां वायु प्रदूषण का सबसे जहरीला स्तर है। संगठन का मानना है कि तमाम देशों को वायु प्रदूषण के स्रोतों में कटौती करने के कड़े कदम उठाने चाहिए। कैंसर के खतरे को दूर करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मरीजों को भावनात्मक सहारा भी जरूरी है। एनजीओ कैन सपोर्ट की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ये बात कही। उन्होंने स्वास्थ्य की उपेक्षा से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर भी आगाह किया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कहना है कि बढ़ती आबादी के बीच स्वास्थ्य की उपेक्षा का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उपराष्ट्रपति ने कैंसर के लिए काम करने वाले एनजीओ कैन सपोर्ट की 20वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में हर बरस 1300 से ज्यादा लोगों की मौत कैंसर से हो रही है। उपराष्ट्रपति ने शुरुआती स्तर पर कैंसर का पता लगाने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। Neglect of health care will have a negative impact on our economy combined with rising population. For us, health is an issue of national security, but nobody talks about it. We cannot protect the sovereignty of the nation or ensure sustainable development unless we have a healthy population. कैंसर की समस्या से निपटने के लिए उपराष्ट्रपति ने इलाज पर ज्यादा खर्च की हिमायत की। साथ ही कैंसर मरीजों को भावनात्मक समर्थन की भी बात कही। Responding to palliative care needs of cancer patients requires not only the medical and nursing needs of the person affected, but also the patient's emotional and spiritual distress and support for the caregivers. उपराष्ट्रपति का कहना है कि रोग पर बढ़ता खर्च गरीबी बढ़ाने में सहायक है। इसे रोकने के लिए सरकारी संसाधनों का बेहतर आवंटन जरूरी है। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य और परिवहन को लेकर एक समझौता हुआ है। समझौते का उद्देश्य दोनों के बीच कागजी कार्रवाई को कम करना और कारोबार को बढ़ावा देना है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के राष्ट्रवाही सरकार में आर्थिक मामलों के मंत्री तेनगे लायोनपो लेके दोरजी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम धमाके में 52 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा घायल हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आतंकी संगठन आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रपति ममनून हुसैन और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है। शनिवार देर रात पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत बम धमाके से दहल गया। दरगाह शाह नूरानी पर हुए आत्मघाती बम धमाके में 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल हो गए।
मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लोगों में अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। ये हमारा भाई था, हम लोग बड़े परेशान हैं। ये हम चाहते हैं कि हुकूमत हमारी मदद करे। अब ये जो वहाँ जा रहे हैं, नूरानी पे भी हमारे 2 बंदे गए हुए हैं, मगर वहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा बंदों का। धमाका उस वक्त किया गया जब दरगाह में बड़ी तादाद में जायरीन मौजूद थे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रपति ममनून हुसैन और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने राहत कामों में तेजी लाने और बेहतर इलाज मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। बलूचिस्तान में चरमपंथी पहले भी दरगाहों को निशाना बना चुके हैं। बम विस्फोट की अगस्त के बाद से ये तीसरी बड़ी घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। शनिवार सुबह हुए इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग जख्मी हुए। हमला उत्तरी काबुल के कड़ी सुरक्षा वाले बगराम एयरफील्ड में हुआ। परवान प्रांत के प्रवक्ता वहीद सिद्दीकी के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने सैन्य अड्डे के अंदर घुसकर खुद को बम से उड़ा लिया। पिछले साल दिसंबर में भी आतंकियों ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया था, जिसमें अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो गई थी। अमेरिका में लोग अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत का विरोध कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी दर्ज की गई। प्रदर्शनकारियों ने समलैंगिकों के अधिकार जैसे मुद्दों पर ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाया है। विरोध करने वालों में ज्यादातर युवा शामिल हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध जारी है। शनिवार को पोर्टलैंड, ओरेगॉन समेत कई शहरों में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। पोर्टलैंड में मॉरिसन ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के दूसरे देशों से आने वाले लोगों के खिलाफ दिए गए बयान के साथ साथ मुस्लिम और महिलाओं के खिलाफ दिए गए बयानों का विरोध किया। I'm an immigrant. I've come to this country from South Africa. I've seen what a police state does. I've seen people oppressed. And this is like a heartbreak of the American dream for me. So I'm fighting to keep what America stood for alive. इस दौरान एक प्रदर्शनकारी को किसी ने गोली भी मार दी। पुलिस के मुताबिक घायल शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। खबर के मुताबिक गोली एक अज्ञात हमलावर ने चलाई थी, जिसकी तलाश की जा रही है। ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन के लिए जुटे लोगों ने चुनाव के नतीजों को चौंकाने वाला बताया है। I'm here because I'm in pain. I just want to, I don't know. I just want to express myself that I just can't believe that this happened. I mean, it did happen, and I've heard a number of the commentaries that explained why. But nevertheless, it's very painful. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विरोध प्रदर्शन के लिए मीडिया को दोषी ठहराया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी सियोल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। पिछले 1 दशक के दौरान दक्षिण कोरिया में इसे सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन माना जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचने से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पार्क को लेकर यह असंतोष उनकी पुरानी मित्र चोई सुन सिल के सरकार में प्रभाव को लेकर पैदा हुआ। सिल पर सैमसंग समेत कई बड़ी कंपनियों से आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। सिल इस समय हिरासत में है और सरकार से जुड़े कुछ घोटालों को लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। जनता के गुस्से को शांत करने के लिए पार्क ने कई बार माफी भी मांगी और अहम विभागों में बड़े फेरबदल किए, लेकिन जनता उनके इस्तीफे से कम पर तैयार नहीं है। और अब खेल की खबर। राजकोट क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर है। मैच का आज 5वां और आखिरी दिन है। इससे पहले चौथे दिन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में ठोस शुरुआत की। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 114 रन बना लिए। इस तरह उसकी कुल बढ़त 163 रन हो गई। कप्तान एलिस्टर कुक 46 जबकि हसीब हमीद 62 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। इससे पहले कल के स्कोर 4 विकेट पर 319 रन से आगे खेलते हुए भारत की पहली पारी 488 रन पर सिमट गई।
टीम इंडिया की ओर से आर अश्विन ने 70 रन बनाए, जबकि रिद्धिमान साहा ने 35 रन का योगदान दिया। वहीं इंग्लैंड की ओर से लेग स्पिनर आदिल रशीद ने 4 विकेट लिए। भारतीय हॉकी के मुखिया नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिषद के 12वें अध्यक्ष बन गए हैं। वो न सिर्फ पहले भारतीय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिषद की गद्दी पर कब्जा जमाया है, बल्कि पहले गैर यूरोपीय भी हैं जिन्हें इस पद पर पहुंचने का गौरव हासिल हुआ। दुबई में हुए चुनाव में बत्रा को सबसे ज्यादा 68 वोट मिले, जबकि आयरलैंड के डेविड वॉलबिर्नी को 29 और ऑस्ट्रेलिया के केन रीड को 13 वोट मिले। माना यह जा रहा है कि एशियन हॉकी फेडरेशन का उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें एशियाई, अफ्रीकी और मध्य अमेरिकी देशों में से ज्यादातर का समर्थन मिला। बत्रा फिलहाल हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। शनिवार को राजधानी दिल्ली के संगीत नाटक एकेडमी में सूफियाना कव्वाली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने किया। इस मौके पर सलमा अंसारी ने कहा कि कव्वाली आत्मा और दिल को सुकून बख्शती है। कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध कव्वाल हाजी मोहम्मद इदरीस और मोहम्मद इलियास ने लगातार 12 घंटे अपनी कला का प्रदर्शन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। एटीएम मशीनों में पैसा नहीं होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। वित्त मंत्री ने कहा 3 हफ्ते में सुधरेंगे हालात, बैंकों में आज भी होगा कामकाज। बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी की एकजुट होने की अपील। नोटबंदी के फैसले को बताया काला फैसला। शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। दिल्ली में प्रदूषण रोकने को लेकर बड़ी कार्रवाई। 15 साल पुराने डीजल वाहन पर आज से लगी रोक, पार्किंग पर भी पाबंदी। बलूचिस्तान में शाह नूरानी दरगाह में धमाका, 50 से ज्यादा की मौत, कई हताहत। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। और राजकोट टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर। इंग्लैंड को टीम इंडिया पर 163 रन की बढ़त, बिना विकेट खोए बनाए 114 रन। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।